हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। रमेश का सपना था कि वो गवर्नमेंट टीचर बने और उसके लिए वो कई सालों से तैयारी भी कर रहा था। रमेश ने सेकेंड अटेम्प्ट में ही अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर ली थी। अपनी पोस्टिंग को लेकर रमेश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पोस्टिंग किसी शहर में नहीं बल्कि केवटी नाम के एक छोटे से गांव में हुई है, तो उसकी एक्साइटमेंट निराशा में बदल गई, क्योंकि उस गांव का स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही उस गांव में ज्यादा लोग थे। केवटी जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसमें मुश्किल से 50 या 60 घर ही थे और वहां के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया करते थे। इस बात से अनजान कि केवटी में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, रमेश अपने मन में थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी निराशा लिए अपना जरूरी सामान लेकर वहां के लिए रवाना होता है। केवटी पहुंचकर रमेश के साथ क्या क्या होता है वो जानने के लिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। रमेश शहर का रहने वाला था। उसकी पैदाइश और परवरिश दोनों ही वहीं पर हुई थी, जिस वजह से उसे गांव का माहौल नहीं जमता। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? इतनी सी बात के लिए वो अपनी ड्रीम जॉब तो छोड़ नहीं सकता था। लोग सालों मेहनत करते हैं, फिर भी गवर्नमेंट में उनकी जॉब नहीं लगती। ये सोचकर रमेश अपना मन मारकर गांव में रुक गया था। रमेश गांव के मुखिया बब्बू के घर पर एक कमरा किराए से लेता है और वहां पहुंचकर अपना सारा सामान व्यवस्थित जमाता है। बब्बू का घर स्कूल से थोड़ी ही दूर पर था, जिसकी छत से स्कूल साफ साफ दिखाई देता था। उस दिन सफर की थकान और कमरे में सामान व्यवस्थित जमाने की थकान की वजह से रमेश रात का खाना खाए बिना ही सो जाता है और सुबह उठते ही तैयार होकर स्कूल चला जाता है। रमेश को केवटी में आए हुए करीब एक सप्ताह गुजर चुका था। इतने समय में रमेश की केवटी के लोगों से थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट से भी रमेश की जान पहचान होने लगती है। समय बीतने के साथ रमेश गांव के माहौल में खुद को ढाल लेता है। केवटी में रमेश को अपना सारा काम, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कमरे की साफ सफाई करना और कपड़े धोना, खुद ही करना पड़ता था और स्कूल का काम भी तो था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता था। एक दिन स्कूल से आने के बाद उसकी आंख लग जाती है। जब तक उसकी आंख खुलती है तब तक रात के 8 बज चुके थे, जिसके बाद वो फटाफट खाना बनाता है और खाना खाकर छत में टहलने चला जाता है। आसमान में टिमटिमाते तारों और आधे चांद की रोशनी में रमेश अपनी नजर चारों तरफ घुमाकर गांव की सुंदरता निहार रहा था। जंगल के बीच बसा होने के कारण गांव के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत घने पेड़ थे। छत में टहलता हुआ रमेश नजारे देखता हुआ सोच रहा था, अच्छा हुआ उसकी पोस्टिंग इस गांव में हो गई, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो गांव की शांति क्या होती है वो जानने का उसे मौका ही नहीं मिलता। वो उस रात से पहले कभी भी रात के समय छत में टहलने नहीं गया था। वो स्कूल से आता था, गांव में थोड़ा बहुत टहलता था, उसके बाद खाना खाकर सो जाता था। छत में टहलते हुए रमेश के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर स्कूल पर पड़ती है। स्कूल में लाइट नहीं लगी थी, जिस वजह से रमेश साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन चांद की रोशनी में उसे इतना समझ में आया कि स्कूल की दीवार में एक बहुत बड़ी परछाई है, जो कि चांद के कारण ही बन रही है। रमेश उस परछाई को और ध्यान से देखता है, जो कि इधर उधर हिल रही थी। उस समय रात के लगभग 11 बज रहे थे। रमेश सोचता है कि इतनी रात में स्कूल में कौन होगा। तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं वो कोई चोर तो नहीं, और वह तुरंत छत से उतरकर स्कूल की तरफ भागता है। लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंचता है तब तक वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। रमेश पूरी स्कूल का चक्कर लगाकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता।
जिसके बाद वो वापस घर आने लगता है। तभी उसका पैर एक नुकीली कील पर पड़ता है, जो उसकी चप्पल को चीरती हुई उसके पैर में चुभ जाती है। कील चुभने की वजह से रमेश के पैर से खून निकलने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। वो अपने कमरे में आता है और अपने पैर में पट्टी बांधकर सो जाता है। दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आती। वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे नींद लगती है, वैसे ही अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसकी वजह से वो छटपटा जाता है। कौन है जो इतनी रात में दरवाजा खटखटा रहा है? बिस्तर में पड़े पड़े रमेश झल्ला कर पूछता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर तक जब कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाता, तो रमेश फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही एक बार फिर उसे नींद का झोंका आता है, तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पैर में हो रहे दर्द की वजह से पहले ही रमेश सो नहीं पा रहा था, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाए जाने की वजह से वो एकदम चिढ़ जाता है और गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर देखता है कि कौन है जो इतनी रात में उसे परेशान कर रहा है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो सोचता है कि कोई है जो उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। उस रात वो सो नहीं पाया था। अगले दिन थका और उनीदा सा, पैर में पट्टी बांधे हुए लंगड़ाता हुआ रमेश स्कूल जाता है और अपने साथी शिक्षक गोपाल के पूछने पर रात की घटना के बारे में उसे विस्तार से बताता है। जब रमेश गोपाल से रात की घटना के बारे में बता रहा था, तब गोपाल के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था और रमेश की बात सुनने के बाद गोपाल उसको सावधान करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रात के समय स्कूल में ना जाए। कारण पूछने पर गोपाल उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। वो शनिवार का दिन था। उसी रात लगभग 12 बजे रमेश अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी लाइट चली जाती है, जिसके बाद वो ताज़ी हवा लेने छत पे चला जाता है। छत पे टहलते हुए रमेश को स्कूल में फिर से वही परछाई दिखाई देती है। गोपाल की बात को नजरअंदाज करते हुए वो उस परछाई का रहस्य जानने के लिए उसी वक्त स्कूल की तरफ जाने लगता है। रमेश स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मुखिया जी को भी साथ लिए जाऊं, और वो जाकर मुखिया जी का दरवाजा खटखटाता है। कौन है जो आधी रात में दरवाजा पीट रहा है? झल्लाया हुआ बब्बू अंदर से आवाज देता है। मुखिया जी, मैं रमेश। रमेश ने बब्बू की बात का जवाब दिया। अरे मास्टर जी, आप हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी रात में मुझे जगा रहे हैं? बब्बू बोला। मुखिया जी, जल्दी बाहर आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। रमेश ने जल्दी से बब्बू की बात का जवाब दिया। तब तक बब्बू दरवाजा खोलकर बाहर आ चुका था। रमेश बब्बू को स्कूल की परछाई के बारे में बताता है और अपने साथ चलने को कहता है। रमेश की बात सुनकर बब्बू हड़बड़ा जाता है और कहता है, मास्टर जी, आप पगला गए हो क्या? वहाँ रात में कोई नहीं जाता है और वो कोई परछाई नहीं है। तो फिर क्या है? रमेश पूछता है। देखो, वो चाहे कुछ भी हो, आप वो जानने की कोशिश मत करो। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात के समय आप स्कूल से दूर ही रहो, वरना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, तो आप अपना काम करो। बब्बू ने रमेश की बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके मन में ढेरों सवाल पैदा कर दिए। मुखिया ने मुझे स्कूल में जाने से मना क्यों किया? उस परछाई का क्या राज है? वो परछाई किसकी थी? कौन था वो जो मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था? क्या मुखिया उस परछाई के राज के बारे में जानते हैं? इन सभी सवालों को मन में लिए रमेश वहां से अपने कमरे में आ जाता है। रमेश को दिखाई देने वाली परछाई के बारे में जानने के लिए आपको 30 साल पहले चलना होगा। उन दिनों केवटी गांव के मुखिया बब्बू का पिता केशव हुआ करता था। वो गांव का सबसे बड़ा आदमी था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विधायक भी था। केशव रौबदार आदमी था, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती थी। उसकी बात न मानने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता था। उस समय गांव में स्कूल नहीं था, लेकिन स्कूल बनवाने के लिए प्रशासन ने आदेश दिया था। गांव के गरीब लोगों के पास खुद की जमीन नहीं थी,
क्योंकि केशव ने उन सब की जमीन हड़प ली थी, जिस वजह से वो सभी सरकारी जमीन में झोपड़ी बनाकर रहते थे और किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन केशव को तो ये भी गवारा नहीं था। उसने गांव के लोगों को सरकारी जमीन खाली करने को कहा। उसने गांव के लोगों को डराने के लिए ये कह दिया था कि सरकारी जमीन खाली करने का आदेश प्रशासन की तरफ से आया है और जो भी व्यक्ति जमीन खाली नहीं करेगा उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। गांव के गरीब लोग जमीन खाली नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सभी इकट्ठा होते हैं और सुबह सुबह केशव के घर उसे समझाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग केशव से विनती करते हैं कि हुजूर रहम कीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इनको लेकर हम कहाँ जाए। लेकिन केशव किसी की कोई बात नहीं सुनता। वो उन सभी से साफ साफ कह देता है, सूरज ढलने से पहले सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बेचारे गांव वाले केशव की धमकी की गंभीरता को नहीं समझे और शाम होने के बाद भी अपने घर को छोड़कर वहां से नहीं जाते। वो रात का लगभग 12 बजे का समय था। सभी गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे। तभी केशव के आदमी उसके कहने पर उन सभी की झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। आग लगते ही गांव का वो सन्नाटा लोगों की दर्द भरी चीख पुकार में बदल जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। जिन लोगों की नींद समय रहते खुल गई थी वो अपनी जान बचाकर भागते हैं और जो लोग गहरी नींद में थे वो जिंदा ही उस आग में जल जाते हैं। वो रात का समय था और घना जंगल था, जिस वजह से उन लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंच पाता। और ये काम भी तो एक विधायक का था, तो उसने पहले से ही पूरा इंतजाम कर रखा था ताकि उन तक मदद ना पहुंच सके। सुबह होते ही केशव वहां गया तो उसने देखा कि चारों तरफ धुआं और राख है। उस राख के ढेर में कुछ मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों की अधजली लाश पड़ी है। कुछ लोग तो पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। केशव अधजली लाशों को उसी दिन वहीं पर अपने आदमियों से कहकर दफनवा देता है। सुबह से शाम होते होते उस जगह की सूरत ऐसी हो गई थी जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। केशव ने अपनी करनी के सभी सबूत वहीं दफन कर दिए थे और जो जिंदा बचे थे वो कभी लौटकर वहां नहीं आए। उस घटना के बाद केशव रहने के लिए शहर चला जाता है और उसके परिवार के बाकी के लोग गांव की हवेली में रहते हैं। कुछ दिनों के बाद केशव की देखरेख में वहीं पर एक सरकारी स्कूल का निर्माण होता है। स्कूल के निर्माण में लगे सभी मजदूर और कारीगर केशव के ही आदमी थे, जिस वजह से वो उस बात को दबाने में कामयाब रहा। स्कूल बनकर तैयार होते ही दूसरे गांव के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन जो भी बच्चा या टीचर उस स्कूल के अंदर जाता था उनमें से किसी न किसी की दर्दनाक मौत हो जाती थी। उन सभी की मौत का तरीका एक जैसा ही होता था, दिल दहला देने वाला, और उनकी मौत देखकर रूह कांप जाती थी। स्कूल के कमरों में आए दिन आग लग जाती थी और उस आग में एक या दो बच्चे जलकर मर ही जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर्स भी जलकर मरने लगे थे। आग में जलकर मरने वाले का शरीर एक तरफ से बुरी तरह जला हुआ होता था और दूसरी तरफ से खून की धाराएं बहती थी। 2 साल के अंदर अंदर स्कूल की आग में जलकर मरने वालों की संख्या 30 से 35 तक पहुंच जाती है, जिस वजह से आसपास के सभी गांव में ये बात फैल जाती है कि वो स्कूल एक कब्रिस्तान है जहां जाने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। इस खबर से लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने से मना कर देते हैं। ये खबर जब केशव तक पहुंचती है तो वो सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद स्कूल जाता है। उस समय स्कूल में कोई भी नहीं था। स्कूल के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। उसके कहने पर स्कूल का दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही वो स्कूल में अपना पहला कदम रखता है, अचानक से उसे लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, भागो यहाँ से भागो, वो आदमी नहीं दरिंदा है। उसके बाद उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे ऐसा एहसास होता है जैसे बहुत सारे जलते हुए इंसान उसकी तरफ आ रहे हैं और उसे अपने साथ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एहसास उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस समय उसके साथ बहुत सारे लोग थे।
इसलिए उसने अपने डर पर काबू पाया और स्कूल के सभी कमरों में एक एक करके वहां गया। उस दौरान उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे वहां से जाने को कह रहे हैं। स्कूल के सभी कमरों में जाने के बाद जब केशव स्कूल से बाहर जाने लगा, तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। वो आंधी इतनी तेज थी कि स्कूल परिसर के बाहर लगे बहुत बड़े आम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर जाती है, जिस वजह से उसके सभी साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डर तो वो भी बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि वो बहादुर है, अपने साथियों से कहता है, तुम सब डरो मत, ये मामूली हवा का झोंका है, कुछ देर में हवा शांत हो जाएगी। अभी हम सब स्कूल के अंदर ही रुकते हैं, हवा शांत होने के बाद यहाँ से चलेंगे। इतना कहकर वो स्कूल के कमरे के अंदर चला जाता है। उसके साथी भी उसके पीछे कमरे के अंदर जाते हैं। अचानक हवा चलना बंद हो जाती है और स्कूल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर तक रुकने के बाद केशव और उसके साथी घर लौट जाते हैं। उस घटना ने केशव के मन में डर भर दिया था और उस डर ने उसके मन में कब्जा कर लिया था। स्कूल में उसने जो कुछ भी महसूस किया था वो सब उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा फिर से आ गया जो उसने कुछ सालों पहले देखा था। मतलब जलते हुए लोगों की चीखें और आग की लपटों में घिरे हुए, जान बचाने के लिए भागते हुए लोग। केशव तब तक ये समझ चुका था कि स्कूल में उसने जो कुछ भी महसूस किया है वो सब उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें उसने जलाकर मरवा दिया था। और अगर वो आत्माएं बाहर आ गई तो हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया था उसका राज भी खुल जाए। केशव उस समस्या से निपटने के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र अपने सामने वाली दीवार पर पड़ती है। उसे वहां एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। उसे ऐसा समझ में आया जैसे वो परछाई किसी जलते हुए इंसान की है। केशव ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई, वैसे ही वो परछाई गायब हो गई। उस समय वहां पर उसके और उसके नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर शहर में रहता था। उस परछाई को देखकर केशव पहले से ही डरा हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही परछाई उसे फिर से दिखाई दी। एक बार फिर से उसी परछाई को देखकर केशव इतना ज्यादा डर गया कि उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर उसका नौकर रामू भागता हुआ उसके पास आता है और उसके चीखने का कारण पूछता है। उस वक्त केशव पसीने से नहाया हुआ था, लेकिन वो रामू से कुछ नहीं कहता और उसे अपने कमरे में ही रुकने को कहता है। केशव रात भर जागता रहता है और उस समस्या से बाहर निकलने के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही वो रामू से कहकर रघुनंदन को बुलवाता है। रघुनंदन एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो केशव को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो पहली बार नहीं था जब केशव के साथ वैसा कुछ हुआ था। जिस दिन से केशव ने मासूम लोगों को जिंदा जलवाया था, उस दिन से उसके साथ उस तरह की घटनाएं होती रहती थी। इसलिए केशव की करतूत के बारे में रघुनंदन अच्छी तरह से जानता था, लेकिन एक तांत्रिक होने के नाते उसने वो राज अपने तक ही रखा था। राज छुपाने के लिए रघुनंदन को केशव से मोटी रकम भी तो मिलती थी और रघुनंदन ये बात जानता था कि अगर उसने केशव का राज बाहर किसी से बताया तो हो सकता है वो जिंदा ना बचे। लेकिन इस बार जैसे ही रघुनंदन ने केशव के घर में पहला कदम रखा, वैसे ही उसे बहुत ही भयानक एहसास हुआ। वो वैसा ही एहसास था जो स्कूल में कदम रखते वक्त केशव को हुआ था। जिंदा जलते हुए, दर्द से चीखते हुए, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, आग की लपटों में घिरे हुए भागते लोग रघुनंदन को दिखाई दिए। वो एहसास इतना दर्द भरा था कि उसकी सोच बदल गई, क्योंकि उस वक्त केशव के घर में उस आगजनी में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं थी, जिन्हें रघुनंदन देख सकता था और उनकी चीख पुकार भी सुन सकता था। वो सभी आत्माएं रघुनंदन से मुक्ति की गुहार लगा रही थी। वो समझ गया था कि उन आत्माओं को मुक्त कैसे किया जा सकता है। उससे पहले रघुनंदन ने उन सभी आत्माओं को न तो देखा था
और न ही सुना था, क्योंकि वो कभी भी केशव के पास नहीं आई थी। रघुनंदन ने केशव को बहाने से गांव जाने को मना लिया था। रघुनंदन ने केशव से कहा कि जिन लोगों को उसने सालों पहले मारा था, उन सभी की आत्मा उससे बदला लेने आई है और उनसे तभी बचा जा सकता है जब उसी जगह पर जहां उन्हें मारा गया था, उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया जाए। यही एक तरीका है जिससे केशव को उन आत्माओं से मुक्ति मिल सकती थी। ऐसा रघुनंदन ने केशव को यकीन दिला दिया था, जिस वजह से वो उसके साथ गांव जाने को तैयार हो गया। गांव पहुंचकर सबसे पहले रघुनंदन स्कूल गया और वहां जाकर उसने सालों पहले जलकर मरे लोगों का दर्द और तड़प महसूस की। उसके बाद रघुनंदन ने केशव से कहा, आज से ठीक 3 दिनों बाद अमावस की रात है और उसी रात को वहीं पर जहां आत्माएं हैं महामृत्युंजय यज्ञ किया जाए, तभी उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और तुम्हें उनसे छुटकारा मिलेगा। केशव उस वक्त बहुत डरा हुआ था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे ही रघुनंदन की बात मान ली और अमावस्या के दिन महामृत्युंजय यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गया। रघुनंदन ने महामृत्युंजय यज्ञ में लगने वाली सभी सामान की लिस्ट केशव को दे दी थी और केशव वो पूरा सामान ले आया था। उसके बाद अमावस्या की रात को रघुनंदन ने स्कूल परिसर में ही यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ शुरू होने से पहले ही रघुनंदन ने केशव के घर वालों से घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने को कहा था और ये भी चेतावनी दी थी कि चाहे कोई कितना भी चीखे या चिल्लाए, कोई भी खिड़की और दरवाजे नहीं खोलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी की होगी। वो रात बहुत ही भयानक थी, लेकिन रघुनंदन जो यज्ञ कर रहा था वो महामृत्युंजय यज्ञ नहीं था, बल्कि यज्ञ का दिखावा था, जिस वजह से वो रात और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। वो रात सिर्फ और सिर्फ केशव के लिए भयानक थी, रघुनंदन के लिए नहीं, क्योंकि वो उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए वैसा कर रहा था। रात में 12 बजे रघुनंदन ने यज्ञ की शुरुआत की थी और यज्ञ का नाटक करते हुए रात के 1 बज गए थे। रघुनंदन जब भी यज्ञ में आहुति डालता था, तब वो केशव के शरीर में घी की कुछ बूंदें छिड़क देता था। केशव उस समय इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि रघुनंदन की चाल के बारे में बिल्कुल ही नहीं समझ पाया। कुछ देर बाद केशव को ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस जगह पर वो बैठा है वो जगह आग की लपटों में घिर गई है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा डर गया कि वो यज्ञ छोड़कर भागने लगा। लेकिन रघुनंदन ने उसे ये कहकर भागने से रोक लिया कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाता तब तक अगर वो जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रघुनंदन की बातों से डर कर केशव वहीं बैठ जाता है। केशव रघुनंदन की चाल नहीं समझ पाता और वो उन सभी आत्माओं की गिरफ्त में आ जाता है। उसके बाद रघुनंदन कहता है कि आओ, अब तुम केशव के साथ जो चाहे वो करो। उसके बाद केशव खड़ा होता है और उसी हवन कुंड में बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर नहीं जाता। उसके बाद केशव दर्द और जलन से चीखता और चिल्लाता हुआ, खुद को बचा लेने की भीख मांगता हुआ हवन कुंड से उठता है और पूरे स्कूल परिसर में भागने लगता है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, इस आग से बचाओ, रघुनंदन मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। केशव की चीख सुनकर उसके घर का कोई भी सदस्य उसकी मदद करने को नहीं आता, क्योंकि उन्हें पहले ही रघुनंदन ने डरा दिया था। यज्ञ शुरू करने से पहले रघुनंदन ने पहले ही स्कूल के कमरे का ताला केशव से खुलवा लिया था। आग की लपटों में घिरा हुआ केशव जब चीखता चिल्लाता स्कूल परिसर में चारों तरफ भाग रहा था, तभी रघुनंदन ने स्कूल के कमरे का वो दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद केशव उसी कमरे में भागता हुआ गया और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसकी भयानक दर्द भरी चीखें खौफनाक सन्नाटे में बदल गई। उस रात केशव के सभी घर वालों ने केशव की दर्द भरी और खौफनाक चीखें सुनी थी। उसकी चीखों के अलावा उन्हें और भी बहुत सारे लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। वो चीखें उन्हीं आत्माओं की थी जिन्हें केशव ने जिंदा जलवा दिया था। जब तक केशव की लाश जलकर पूरी तरह राख नहीं हो गई,
तब तक रघुनंदन उसके पास ही रहा। सुबह तक केशव की लाश जलकर राख हो चुकी थी। केशव के मरते ही उन सभी लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई, लेकिन रघुनंदन को नहीं पता था कि एक परेशानी से मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन दूसरी परेशानी ने जन्म ले लिया है। वो परेशानी क्या थी, वो जानेंगे आप कोई है कि दूसरे भाग में। उस भाग में आपको आपके इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि स्कूल में रात के समय रमेश को दिखाई देने वाली परछाई किसकी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसी कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।